नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। संसद में इस बजट में उन्होंने रोड, रेलवे, मेट्रो, स्वास्थ्य, उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत सहित कई अन्य सेक्टरों के लिए आर्थिक मदद दी है। इसके साथ ही कृषि सेक्टर और किसानों के लिए भी बजट में कई सौगातें हैं। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। किसानों का नाम आते ही संसद में हंगामा भी मचा। मोदी सरकार के आम बजट में देश के चुनावी राज्यों पर विशेष कृपा दृष्टि नजर आई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम बजट में इस साल 3,500 किलोमीटर लंबे नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें तमिलनाडु से लेकर केरल, असम और पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात से नवाजा। टेक्सटाइल पार्क से लेकर हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान को तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है और पश्चिम बंगाल के हाईवे का कायाकल्प करने का ऐलान भी किया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है और रेलवे के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है और कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रेलवे के लिए दिया गया है। रेलवे के बारे में कई अहम ऐलान हुए हैं। आज हम 2011-12 के लिए पेश किए गए इस बजट पर ही चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, बड़ी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर, तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए सौगात है और कोरोना काल से जिस प्रकार से देश गुजरा है या अब निपटने की कोशिश में, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आ गई है, तो हेल्थ के क्षेत्र में जो 130% बढ़ाया गया बजट, लेकिन मिडिल क्लास के लिए निर्मला का सीताराम, ये कहना उचित होगा? मनोज जी, यदि कहें तो ये बजट आम जनता को या देश के जो नागरिक हैं उनको ही राम राम कहता हुआ दिखाई दे रहा है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पे धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलन कई जगह और गर्माता जा रहा है। पहले तो पंजाब और हरियाणा के किसान थे, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसमें पूरी तरह केंद्र बन गया है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर किसानों के आंदोलन होने शुरू हो गए हैं। तो ये यदि किसानों के लिए सौगात की बात की जाए तो मोदी जी केवल एक नारा ही देते रहे हैं किसानों को कि उनका जो है कृषि से होने वाली आय को दोगुना करेंगे। हर साल उसकी एक तारीख दे दी जाती है, अब 2022 अगले साल तक वो किसानों की आय को दोगुना करेंगे। बिल्कुल। एक साल के अंदर वो ऐसा क्या करने वाले हैं कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये बजट में वित्त मंत्री ने नहीं बताया। बिल्कुल, कोई एक रोड मैप उन्होंने नहीं बताया कि क्या होगा। कोई रोड मैप इसका नहीं दिया गया है। इसी तरीके से यदि कहें कि वित्त मंत्री ने जो आम आदमी है उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं पर यह बजट कहीं खरा नहीं उतरता है। न तो उसको पेट्रोल डीजल जो कोरोना काल में बढ़ा, उसमें जो कीमतों में इजाफा हुआ, उसको लेकर कोई राहत दी गई है। कोरोना एक सेस लगा हुआ था पेट्रोल डीजल पर, वो भी नहीं घटाया गया है क्योंकि अब कोरोना विदाई की ओर दिखाई दे रहा है देश में, लेकिन सेस बरकरार है। तो यानी उसके लिए जो 35,000 करोड़ का आवंटन है वो आप हमारी जेब से जाएगा, भले कहे कि टीका फ्री है। मनोज जी, बजट जो बनता है, देश में लोकतंत्र है और जो सरकार हम चुनते हैं वो जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है। बजट जो बनता है वो भी जनता के लिए ही बनता है, लेकिन वसूली भी उसकी जनता से ही होती है। पैसा आएगा कहाँ से? उद्योगों को सरकार राहत देती है, आम जो मध्यम वर्ग है, कहें सबसे ज़्यादा भार उस पर ही पड़ता है, सबसे ज़्यादा बोझ उस पर ही पड़ता है। अभी हम कहें किसानों पर भी भार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पेट्रोल डीजल पर भी नए सेस लगा दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह तरह की बातें की गई, लेकिन वो ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई नहीं देता है जी। सरकार ने जो एक सबसे बड़ा हास्यास्पद यदि इस बजट का एक पहलू जो मुझे समझ में आता है कि वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल में उनका जो राजकोषीय घाटा वो 9% से ज़्यादा रहने वाला है। अगले साल का जो प्रोजेक्टेड राजकोषीय घाटा है वो भी लगभग 7% के करीब है, 6% से कुछ ज़्यादा है। लेकिन राज्यों को उनने कहा है कि वो अपना राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित करें। तो जो केंद्र सरकार खुद उधारी में डूबी हुई है, 80 लाख करोड़ से ज़्यादा उनको पैसे जुटाने हैं, जो जितनी योजनाएं वो बता रहे हैं उसके लिए, और वही राज्यों को कह रहे हैं कि आप जो है घाटा कम कीजिए। तो जो मैचिंग ग्रांट का मामला है या जो विकास कार्य होने हैं, जो राज्य और केंद्र की सहमति से होते हैं, दोनों की भागीदारी से होते हैं, तो उसके लिए राज्य पैसे कहाँ से जुटाएंगे? तो फिर राज्यों की तरफ से भी अलग अलग तरीके से जो यदि हम कहें कि जो दूसरे रास्ते हैं पैसे उगाने के,
कि वो स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाना है, रजिस्ट्री फीस को बढ़ाना है, ज़मीनों की कीमतों को बढ़ाना है, कलेक्टर गाइडलाइन जो बनती है, इस तरीके से जो दूसरे दरवाजे से राज्य पैसे जनता से वसूल करेंगे। राहत की बात है तो आम आदमी को ना तो इनकम टैक्स में कोई राहत दी गई है। बड़ी एक उम्मीद थी, क्योंकि मिडिल क्लास की सारी उम्मीदें इनकम टैक्स स्लैब में कुछ राहत को लेकर ही होती है। जी, एक बड़ा वो चर्चित विषय होता है कि इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिले, वैसी कोई राहत नहीं दी गई है। वाहन यदि खरीदने की बात हो तो ऑटो पार्ट्स महंगे कर दिए गए हैं। सोना चांदी पर जरूर आयात शुल्क घटाया गया है, ये एक राहत देने की बात की गई है, जो कभी कभार रही आदमी सोना चांदी खरीदने जाता है, लेकिन जो आम उसकी दैनंदिन की ज़रूरतें हैं बिल्कुल उस पर सब पर कहीं ना कहीं ये बजट भार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। जी ब्रजेश जी, एक और बड़ी किसानों की बात है, मिडिल क्लास की बात है, लेकिन एक और जो हेल्थ सेक्टर की बात है, उसके साथ ही एक बड़ी चिंता ये है कि जो एक समय ये था कि देश में हमारे यहाँ जो मैनचेस्टर कहलाते थे कई सारे शहर, मध्य प्रदेश में भी बात करें इंदौर है, उज्जैन है, और अब बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश हमको उसने कहीं पीछे छोड़ दिया टेक्सटाइल्स के मामले में। पूरी दुनिया में कपड़े सप्लाई कर रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है। एक दिलचस्प बात इस बजट में, जैसे प्रभु जी ने जो उदाहरण दिया था गाड़ियों का और बाकी चीज़ों का, तो एक और दिलचस्प बात ये भी है कि सरकार ने कहा कि 7 नए टेक्सटाइल्स पार्क खोलेंगे, लेकिन सरकार ने कॉटन पे टैक्स बढ़ा दिया है। यानी कि जो देश में पहले ही जो महंगे कपड़े थे, जिसके कारण महंगाई के कारण जो दुनिया भर के जो हब है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं कपड़े के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, जगह जगह वो कहीं और बनवा रहे हैं, बांग्लादेश से वियतनाम में। और हम टेक्सटाइल पार्क की भी बात कर रहे हैं और हम कॉटन भी महंगा कर रहे हैं, तो कपड़े निश्चित तौर पर महंगे होंगे, तो फिर ऐसे में हम कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? निश्चित तौर पर मनोज जी हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि ब्रांडेड चीज़ों पे महंगी हो जाएंगी, बाकी चीज़ें जैसे काटन पे भी उनने लगा दिया, टैक्स लगा दिया है। तो अब काटन के वाले मामले में यदि कपड़ा तो हमारे यहाँ और महंगा हो जाएगा, टैक्स लगाएंगे आप तो। यदि हम टैक्स लगाएंगे हमारे यहाँ महंगा होगा, तो जैसे बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी राज्यों में, वहाँ पे जो कंपनियाँ जाएंगी, जिस विदेशी निवेश हम जो लाना चाह रहे थे उसके लिए जो छूट दी है, उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा कपड़े उद्योग में खासकर। और जैसे कि हम मध्यम वर्गीय के, जैसे पटेरिया जी बता रहे थे कि मध्यम वर्गीय के लिए इसमें कुछ नहीं है, निम्न वर्गीय के लिए कुछ नहीं है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना में यही वर्ग हुआ है। रोजगार चले गए लोगों के, बेरोजगार हो गए हैं, जहाँ काम करते थे वहाँ से गाँव की ओर लौट आए हैं, लेकिन उन वर्गों के लिए कोई राहत का वो नहीं है। यदि कृषि की हम बात करें तो डीजल पे और पेट्रोल पे सेंस लगा दिया है, तो उससे कृषि में भी जो अब डीजल पे सेंस लगाने से आपका भाड़ा बढ़ जाएगा तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज़ में उसका असर दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है, हो सकता है हाँ इसके अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं बजट के, और ये कोरोना काल के देखते हुए जैसी उम्मीद की जा रही थी कि मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए इसमें खास कुछ रहेगा, लेकिन वो नहीं है। सैलरी वाला जो वर्ग है उसके लिए भी खास कुछ नहीं है। हाँ, 75 साल से ऊपर वालों के उनने भी पेंशन पर टैक्स नहीं देना होगा, और लेकिन बाकी को हम देखें तो टैक्स में भले ही छूट ना मिली हो, जैसे कि उम्मीद की जाती है, हर बजट में की जाती है कि टैक्स में छूट मिलेगी, मध्यम वर्गीय को बढ़ा दिया जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7 लाख कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है मनोज जी इसका फर्क तो पड़ना ही है इस बजट का। हो सकता है ये बजट स्वास्थ्य पे इस बार फोकस करके किया है, क्योंकि कोरोना काल था तो सर्वाधिक उस पर ध्यान दिया गया है, रेलवे पर ध्यान दिया गया, ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दिया गया, और आपको देखिए कि जो रोड बना रहे हो आप, डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, तो उसका फायदा कैसे मिलेगा लोगों को। राज्यों की हालत पहले से खराब है, जैसे मध्य प्रदेश में हम देखें तो पहले से आपके पास आय के कोई ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन इस बजट से हम कितने प्रभावित होंगे, आय के साधन हम कैसे जुटा पाएंगे, और टैक्स लगाना पड़ेगा। जैसे पटेरिया जी ने कहा कि टैक्स से मध्य प्रदेश को आय क्या है, मतलब किस चीज़ से आपको आय होगी, बिल्कुल तो टैक्स में बढ़ोतरी मध्य प्रदेश को भी करना पड़ेगी यदि वो घाटे कम करते हैं। तो जिस तरह से सीतारमण ने कहा है कि भाई 3% तक ही घाटा लाएं, उनका 9% से घाटे का बजट है, तो आप लाएंगे उसको तो आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। पहले ही आप देखिए डीजल पेट्रोल हाई लेवल पर चल रहे हैं, सर्वाधिक महंगे मध्य प्रदेश में, बैट अलग लग रहा है, उन पर सेंस अलग लग रहा है। तो अब किस परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में विकास हो पाएगा, प्रदेश पूरी तरह से प्रभावित हो इस बजट से, मध्य प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेश भी प्रभावित होंगे। और इस बजट में एक चीज और देखने को मिली, ये चुनाव को देखकर भी बजट रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने अलग पैकेज टाइप का दिया है कि हाईवे निकालेंगे रोड पर, जिस तरह से बाकी राज्यों को वो सब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, उसमें मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं अछूता सा रह गया है। प्रभु जी, मध्य प्रदेश की बात हमने देखा था पिछले चुनाव में भी कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे की बात हुई थी, उपचुनाव में बड़ा हल्ला मचा था, लेकिन इस बजट में कुछ दिखा नहीं। तो क्या मान लिया जाए कि इसके लिए हमको 2023 तक उम्मीद इंतजार करना होगा?
क्योंकि आज के जो बजट में जो एलोकेशन किए गए हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव है अगले इसी साल तो उसके लिए अलग ऐलान किया गया है, केरल में है, आसाम की बात करें और दक्षिण भारत के और बाकी जो राज्य हैं तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, तो अब इंतजार करना चाहिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे या उत्तर प्रदेश में तो हमारा नंबर 23 में आएगा और 22 में उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा और 24 में किसी और राज्य का। बिल्कुल मनोज जी, सरकार का फोकस ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वो चुनाव के लिहाज से बजट ला रही है। यदि हम नोटबंदी को देखें, नोटबंदी को ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के चलते नोटबंदी लाई कि वहाँ के जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं उनका पैसा कहीं ब्लॉक हो जाए, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश। उसी तरीके से ये भी बजट को यदि हम देखते हैं तो बजट को फोकस पॉइंट यदि है तो सरकार का चुनाव ही है। बिल्कुल। जबकि बजट ये, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पूरे प्रदेश का नहीं है, किसी एक प्रदेश का बजट नहीं, पूरे देश का बजट है। पूरे देश के हिसाब से इसमें निर्णय लेना चाहिए था। जहाँ तक चंबल एक्सप्रेसवे की बात है तो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार का था। बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें केंद्र से मदद मांगी है। अब मध्य प्रदेश की जब बारी आएगी 2023 में तब केंद्र सरकार इधर कुछ एलोकेशन करेगी, लेकिन अभी तो करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कदम उठा रही है कि पूरे देश में एक जैसा समावेशी विकास हो, जिसकी वो बात कर रहे हैं। बजट जो 6 बिंदुओं पर है उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि पश्चिम बंगाल के लिए बजट है या असम के लिए बजट है या तमिलनाडु के लिए है, लेकिन एलोकेशन उसी तरीके से किया गया है। तो ये बिल्कुल एक जो उनकी जो दृष्टि है वो राजनीतिक दृष्टि इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। एक और चीज़ है प्रभु जी, जिस प्रकार से हेल्थ के बारे में या सड़क की सेहत सुधारने की चिंता की गई है, तो आपको लगता है कि कुछ तेज़ी से काम होना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार का बजट एलोकेशन किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब एम्स की बात करें कि अटल जी के ज़माने में इनकी घोषणा हुई थी, इसके बाद 10 साल का मनमोहन सिंह का कार्यकाल, 7 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल हो गया, अभी तक वहाँ फैकल्टीज़ नहीं है या आधे अधूरे बने पड़े हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण है भोपाल में भी या मध्य प्रदेश या देश भर में। तो केवल आपने बजट दे दिया कि इतना पैसा हमने आपको देना है, लेकिन वो कहाँ खर्चा होगा, कैसे खर्चा होगा? क्योंकि अभी जो सरकार की रिपोर्ट आई है अभी 3 दिन पहले ही, उसमें भी कहा गया है कि देश में प्राइवेट सेक्टर की हालत जो अस्पतालों की बहुत बुरी है, चाहे बच्चों की मौत के मामले हों, चाहे इलाज पे खर्चे की बात हो कि खर्चा उनमें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक ज़्यादा है सरकारी अस्पतालों से। लेकिन उसके मुकाबले जहाँ वो फैकल्टी होना चाहिए, जो डॉक्टर होना चाहिए प्रशिक्षित, वो नहीं है। केवल आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, अच्छा ऑपरेशन थिएटर कर दिया, लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं। उसका नतीजा मरीज या तो जेब से भुगत रहा है या जान से भुगत रहा है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले हमको समझना होगा, आम जनता को समझना होगा कि उसको इलाज कराना है तो उसको बेहतर इलाज जो मिलेगा वो सरकारी अस्पताल में मिलेगा। बिल्कुल। सुविधाएं यदि उसको चाहिए 5 स्टार तो वो प्राइवेट अस्पताल में मिलेगी। किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, वहाँ जो सीनियर डॉक्टर हैं वो किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, ज़्यादा सैलरी पर आए हुए हैं, या अभी भी वो हायर करते हैं। किसी एक कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आ जाए तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जाकर वो काम करता है। तो ये हमको मानसिकता बदलने की ज़रूरत है पहले तो जनता को देश की, कि वो जो है सरकार की तंत्र पर भरोसा करे। सरकारी अस्पताल में यदि वो इलाज कराने जाता है तो शायद वहाँ उसको बेहतर इलाज मिल सकता है, लेकिन सुविधाएं कम मिल सकती हैं। ये जरूर एक बड़ी अच्छी बात इसको कहना चाहिए, अच्छी पहल है कि 137% ज़्यादा एलोकेशन उनने हेल्थ सेक्टर के लिए किया है, और संभवतः एक कोरोना को देखते हुए सरकार ने किया। और एक दुनिया के सामने भारत एक नज़ीर बनकर खड़ा हुआ है इस कोरोना काल में कि इसने 2 वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया, और वैक्सीन उनकी जो है जल्दी आने वाली है, और एक बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है कुछ दिनों में। और भारत की बात करें तो भारत, यदि हम एशिया में कहें तो ये मेडिकल टूरिज्म का एक सेंटर बनता चला जा रहा है भारत। बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता है, अच्छा इलाज यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो उसको देखते हुए इस क्षेत्र की तरफ ध्यान देना बहुत अच्छी बात है। इससे नए रोजगार भी सृजित होंगे, लेकिन सरकार को सरकारी तंत्र पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, जनता को भी सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करना चाहिए, शायद स्थितियाँ और बेहतर हो सकती हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, उसके लिए अच्छी सड़कें देश के लिए जरूरी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरू किया था ये कॉन्सेप्ट चतुर्भुज, और उसको लागू करने वाले नितिन गडकरी आज भी उसी विभाग के मंत्री हैं, जिनको कि अच्छा अनुभव है इस मामले में, वो माहिर माने जाते हैं। तो शायद संभवतः उनके कार्यकाल को देखते हुए या उनके काम को देखते हुए ये मान के चल सकते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी बनने वाली हैं और अच्छा उसको काम होने वाला है। चाहे वो चुनावी लिहाज से यदि वो मंजूर की गई हो, लेकिन फ़ायदा अल्टीमेटली देश के लोगों को ही उसका होने वाला है। क्योंकि बंगाल में भी सड़क बन रही है तो शायद हो सकता है ट्रक मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति का वहाँ से जाता हो, बिल्कुल, या लोग टूरिज्म में जा रहे हैं, पर्यटन को जा रहे हैं, हाँ, तो ये इसका फायदा वहाँ पर हो सकता है।
और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि सड़क मंत्रालय की बात करें हम तो 1.18 लाख करोड़ का बजट है और रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का, तो ये भी बताता है कि सरकार का फोकस क्या है। इसके साथ ही ब्रजेश जी एक और चीज़ है कि अगर बात करें कि रेल बस की बात है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 27 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है, भोपाल भी हम देख रहे हैं, इंदौर भी देख रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत थी? अगर मिडिल क्लास आदमी को छोड़ भी दिया जाए कि जो सरकार के लिए प्रायोरिटी में कभी रहता नहीं है, कोई भी सरकारें रहे, उनको लगता है कि ये टैक्स पेयर है। और सरकार के आंकड़े भी बता रहे थे कि साहब कोरोना काल में भी इतने % जो है IITR भरने वाले ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, तो उससे वो मान लेते हैं कि इन्होंने शायद आमदनी बढ़ गई। जबकि सरकार की इकोनॉमी माइनस में जा रही, तो आम आदमी की तनख्वाह या पैसा कैसे बढ़ेगा, ये भी एक समझने की बात है, आंकड़ों का खेल है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप वर्ल्ड क्लास की उनको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इसी देश में हम देखते हैं कि 3.5 से 4.5 लाख मौतें हर साल सड़कों पर हो जाती है। ट्रैफिक सेंस का अभाव है। सरकार जो वर्ल्ड क्लास हाईवे बना रही है, लेकिन जो ट्रैफिक सेंस है उसको सुधारने के लिए कुछ इसमें एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कुछ इसमें एक जुगाड़ व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों की भी एक बड़ी जवाबदारी है इसको लेकर। बिल्कुल मनोज जी, जवाबदारी तो है राज्य सरकारों की। जैसे स्वच्छता के खिलाफ हमने अभियान चलाया, स्वच्छता मुहिम चलाई मोदी जी ने, वैसे इस क्षेत्र में भी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। जैसे कि यदि हम बात करें, प्रभु जी कह रहे थे कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना चाहिए, निश्चित तौर पर कराना चाहिए। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, और वही हम देखते हैं कि कई बार प्राइवेट में जाके इलाज करते हैं अधिकांश। लेकिन आप सुविधाएं भले ही ज़्यादा ना हो। इसी कोरोना में हमने देखा कि बड़े बड़े VIP ने प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों से इलाज कराया। वही मैं कहना चाह रहा था कि आप यदि विश्वास कैसे जागृत करोगे लोगों में, विश्वास जागृत करने के लिए आपको पहल करना पड़ेगी। हम देखते हैं कि कोई कलेक्टर अपने आंगनबाड़ी में बच्चे को भेजता है तो एक विश्वास होता है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो विश्वास होगा। जो बड़े लोग हैं, जिनके लोग फॉलोअर्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग, वो नेता, वो अधिकारी, उनके बच्चे और वो खुद कहाँ इलाज कराते हैं? हमने कोरोना में देखा, सब प्राइवेट में जा रहे हैं। भले ही हामिदिया के अस्पतालों के डॉक्टरों ने प्राइवेट में जाके इलाज किया हो, लेकिन वहाँ सुविधा अच्छी है। आप व्यवस्थाएं नहीं दे रहे, विश्वास नहीं जगा पा रहा, तो इसके लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है। जिस तरह ट्रैफिक के मामले में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे सड़क की बात हुई, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार में गडकरी के जो डिपार्टमेंट है सड़क वाला, सड़क परिवहन ने जो काम किए तेजी में, वो सबको देख रहा है दुनिया में, उसी कारण उनका बजट बढ़ाया गया होगा। जो प्रभु जी ने कहा सही बात है कि जहाँ काम होगा वहाँ जब पैसा खर्च होगा, कई विभागों के बजट लैप्स हो जाते हैं, उनको पैसे देने का कोई मतलब नहीं। जहाँ खर्च हो रहा है, जहाँ काम हो रहा है, वहाँ बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। रही बात अब निम्न वर्ग की और मध्यम वर्ग की, उनके लिए बहुत कुछ होना चाहिए। तो जिस तरह से कोरोना काल आया है, कब देखें कि लोग घर लौट गए, तो रोजगार कैसे सृजित हो उनको। बैंकों की बात आई कि NPA उनका कम करने के लिए एक अलग संस्था बनाई दी जाएगी जो उनका मदद करेगी। लेकिन आप पूरा व्यवस्था ऐसी बनाइए कि लोगों को रोजगार के लिए पैसे आसानी से मिल सके और रिकवरी भी आसानी से हो सके। इस सिस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी तो हम देखते हैं कि बैंक के पैसे ही नहीं देती हैं, आप रोजगार कहाँ से सृजित करोगे? सरकारें बोल रही हैं, केंद्र सरकार बोल रही है, लेकिन बैंकों से आपको लोन नहीं दिया जा रहा है, आपके मामले रिजेक्ट किए जाते हैं, सरकार गारंटी होती है, क्योंकि वो NPA में नहीं जाना चाहते। बैंक प्रबंधक सोचते हैं कि भाई हमारा रिकॉर्ड क्यों खराब करें, भले ही सरकार की योजना है। तो आपको ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि लोगों को रोजगार मिल सके। उसके लिए एक एजेंसी जैसे बनाओ आपके भी, ये लोन भी दिलाए और उसकी वसूली की और उसकी आमदनी का भी वो रहे कि निगरानी रखे। एक नियंत्रण वाली व्यवस्था होनी चाहिए कि नियंत्रण शायद स्कूल वालों मामले में हो, चाहे अस्पताल वाले मामले में हो। बिल्कुल। आप बजट ले आए हैं हेल्थ के लिए, लेकिन हेल्थ की सुविधाएं कैसे देंगे? निजी अस्पतालों पे आप नियंत्रण कैसे रखेंगे? हमने कोरोना काल में भी देखा, सबसे बड़ी उससे बात पहले है भी कि देखा। डॉक्टरों की कमी कैसे पूरी करेंगे? सबसे बढ़िया जो ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर नहीं है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। आपको मेडिकल कॉलेज खोलो, आप शिक्षण जैसे करोड़ों रुपए आप खर्च कर देते हो एक डॉक्टर खड़ा करने में। यदि 1 करोड़ 1.5 करोड़ आदमी खर्च करके डॉक्टर बन रहा है, तो आप उससे उम्मीद करोगे कि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके बैठेगा और वहां पे इलाज करेगा? निश्चित तौर पर नहीं करेगा। वो तो ये सोच रहा है कि ना बिजनेस पे, उसके घर परिवार वालों ने सोच रहे हैं कि हमने तो पैसा लगाए हैं, वसूली कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, अपने बच्चे पे किया। प्रभु जी एक और चीज़ है इस बजट की जो मुझे लगता है कि आप बेहतर उसको समझा पाएंगे दर्शकों को, कि पिछली बार हमने देखा था कि जो सफाई को लेकर विशेष आग्रह था, शौचालय की बात हुई थी, उज्ज्वला योजनाएं थी, गेम चेंजर साबित हुई मोदी सरकार के लिए। इस पूरे बजट में कहीं मनरेगा का अभी तक जिक्र ही नहीं आया। हो सकता है कोई दबे पाँव उसमें कुछ बजट दिया गया हो, निश्चित रूप से दिया गया होगा। सबसे बड़ी एक बात की गई है कि जो नल जल योजना की बात कही गई है कि 500 शहरों में नल के पानी से पहुंचाने की, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमने भी देखी, कई ऐसी तस्वीरें हमने अपनी टीवी पे भी दिखाते हैं कि लोग किलोमीटर तक जाते हैं, गंदा कीचड़ पानी पी रहे हैं, उसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो अगर ये योजना लागू हो जाती तो ये कितनी गेम चेंजर साबित होगी, सरकार के नज़रिए से भी और जनता के नज़रिए से भी। मनोज जी, कोई नई स्कीम नहीं है ये। बिल्कुल।
ये पहले से चल रही है। एक इस देश में क्या होता है कि अधिकारी जब योजनाएं बनाते हैं तो अलग अलग मानसिकता से बनाते हैं। एक समय ऐसा था इस देश में कहा कि भूमिगत जल का उपयोग किया जाए, तो ट्यूबवेल्स खोदने लगे, तो कई जिले डार्क जोन में चले गए, नल जल योजनाएं चलती थी। बिल्कुल। फिर सरकार को ये लगा कि वाटर टेबल नीचे गिरता चला जा रहा है, पानी सरफेस पर बहकर समुद्र में चला जाता है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो एक नई नीति बनाई गई कि सरफेस वाटर जो है उसका यूज़ किया जाए। पिछले 5-6 साल से इस पर काम हो रहा है पूरे देश में। बिल्कुल। एक जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया है। उसी कड़ी में ये हो रहा है कि जो है पाइपलाइन के जरिए गांव को पेयजल मुहैया कराया जाए, क्योंकि पीने का शुद्ध पानी मिलना सबका अधिकार है। बिल्कुल। ये WHO की भी गाइडलाइन है, तरह तरह के कई कमीशन भी इसको लेकर कह चुके हैं, तो वो एक पहल हो रही है उसको लेकर। और मध्य प्रदेश की बात करता हूँ यदि मैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पहले से ये काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। शुद्ध पेयजल लोगों को पाइपलाइन के जरिए मिल रहा है। लेकिन इन सारी योजनाओं का जो एक ड्रॉबैक है, ये कागज पे बहुत अच्छी दिखती हैं, शुरू होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इनका जो खर्चे हैं रिकरिंग कॉस्ट, बिल्कुल, वो कैसे निकलेगी इसका कोई प्रबंध सरकारें नहीं करती, क्योंकि स्थायी निकायों के पास संसाधन का दूसरा रास्ता भी नहीं है। क्योंकि आम आदमी, गांव का आदमी, वो उसके पानी का भुगतान, जो उसकी राशि निर्धारित है, फिल्टर होकर पानी आता है पाइपलाइन से, उसका भुगतान करने की क्षमता या तो उसकी है नहीं या करना नहीं चाहता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद दूसरा विकल्प मौजूद है, उसको लगता है बगल में बावड़ी का पानी पीलेगा जी, वो बरसों बरस से पी रहा है, एक मानसिकता है। तो ये केवल एक उसके लिए एक नया एलोकेशन इन्होंने किया है, कोई नई स्कीम नहीं है। लेकिन एक जो अभी बीच में आप रेलवे की बात कर रहे थे कि रेलवे को 1,10,000 करोड़ का बजट दिया है, तो यदि मैं कहूँ रेलवे जैसी एजेंसी के लिए कोरोना काल एक गोल्डन चांस बनकर सामने आया, जब पटरियों पर ट्रेनें नहीं थी। तो यदि मैं भोपाल से लेकर दिल्ली तक के ट्रैक की ही बात करता हूँ, बिल्कुल, तो उस पूरे ट्रैक को जो है उन्हें ऐसा अपग्रेड कर लिया है कि अब शताब्दी ट्रेन को 140 की स्पीड पर दौड़ाने की बात हो रही है। बिल्कुल। पूरे जो उसमें जितने जो क्रॉसिंग्स थी, उन क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया गया, उसकी जगह फ्लाईओवर बना दिए गए हैं या अंडरपास बना दिए गए हैं। तो इस तरीके के रेलवे ने अपने आप को मजबूती, अपने नेटवर्क को जो है, जो कि जब देश बना, आज़ादी के पहले का रेलवे का नेटवर्क है, जिसको इस तरीके की स्ट्रेंथ एक साथ नहीं मिली पूरे देश में कहीं। तो पूरे देश में एक बड़ा व्यापक काम हुआ है रेलवे का, जो शायद दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले समय हो सकता है इसको लेकर लिखा जाए, बताया जाए, यदि रेल मंत्री इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लें या कुछ आगे बताएं तो ये समझ में आएगा। तो रेलवे का काम लगातार चलता रहता है, उसको हर साल बजट दिया जाता है, नई ट्रेनें भी चलती हैं, लेकिन पहले वो अलग रेल का बजट आता था तो दिखता था कि क्या क्या मिला है। अब चूंकि इस बजट में एक बार वो वित्त मंत्री का जो भाषण है वो बहुत संक्षिप्त होता है, बजट बुक्स अलग अलग होती हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो ये देखना होगा। जैसे आपने मनरेगा का कहा, बिल्कुल, शायद मनरेगा को भी एलोकेशन हुआ होगा, क्योंकि मनरेगा को मोदी ने कहा था कि निशानी रहेगी ये यूपीए सरकार की, लेकिन बंद नहीं किया। यूपीए की विफलता का स्मारक है, इसको जोर जोर से ढोल बजाया जाए। और लेकिन वो मनरेगा बहुत एक रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल, रोजगार देने के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब चूँकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा, और ये विषय ऐसा है कि जिस पे कई दिनों तक हम कोशिश करेंगे, चर्चा की जाए, आपसे समझेंगे, विशेषज्ञों से समझेंगे कि जनता के लिए क्या कुछ बजट में छुपा था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।